अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ मुनज़्ज़ा। जैसे कि मैम ने हमें एक नया सिलसिला करने का कहा है कि पहले हमने रिवीजन करनी है क्लास में और फिर उसके बाद हमने आज का कंटेंट कवर करना है जो कि मैम ही करवाएंगी। तो रिवीजन के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। व्हाट इज़ एन आर्गुमेंट? क्रिटिकल थिंकिंग में जब हम किसी को कायल करने के लिए रीजंस प्रोवाइड करते हैं और एक पॉइंट पर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट होता है। व्हेन वी गिव रीजंस और एविडेंस टू परsuade अदर्स टू एक्सेप्ट अ स्टेटमेंट। अब आर्ग्यूमेंट्स दो तरह के हैं, एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि एक कंक्लूजन होता है जिसके लिए हम डिफरेंट रीजंस प्रोवाइड करते हैं। ये सिंपल आर्ग्यूमेंट नाम से ही जाहिर हो रहा है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट। इसमें ये होता है कि एक मेन कंक्लूजन होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स जो कि अभी हमने नहीं पढ़े, जब हम पढ़ेंगे तो इसकी इन डेप्थ हमें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे मैंने सिंपल आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल दी है। दिस कैफे मस्ट बी गुड बिकॉज इट इज ऑलवेज फुल ऑफ पीपल। अब यहाँ पे क्या पॉइंट प्रूव किया गया है कि ये कैफे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये हमेशा लोगों से भरा हुआ होता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी। अब मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, हमें यहाँ पे रीजंस और कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को। तो पहला आर्ग्यूमेंट है वी शुड लीव अर्ली फॉर यूनिवर्सिटी बिकॉज द ट्रैफिक इज ऑलवेज हैवी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हमें कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है और रीजंस। तो क्लास बताएं इसमें क्या कंक्लूजन है? Conclusion is we should leave early, and the reason is because traffic is always heavy in the morning. Good. Next argument is this fabric should be hand washed since machine washing can damage its texture. यहाँ पे बताएं रीजन क्या है और कंक्लूजन। कंक्लूजन है कि जो फैब्रिक है ना उसको हाथ से धोना चाहिए। और रीज़न है क्योंकि मशीन उसका ना टेक्सचर ख़राब कर सकते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। जो पहला आर्ग्यूमेंट था उसका कंक्लूजन यही है कि वी शुड लीव अर्ली फॉर यूनिवर्सिटी, और जो सेकंड था उसका कंक्लूजन यही बनता है दिस फैब्रिक शुड बी हैंड वॉश्ड। नेक्स्ट स्लाइड। इंडिकेटर वर्ड्स। इंडिकेटर वर्ड्स जो हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हमें हेल्प मिल जाती है आइडेंटिफाई करने में प्रेमिस क्या है, कंक्लूजन क्या है। दे गिव अस हिंट्स एंड क्लूज दैट रीजनिंग इज टेकिंग प्लेस, और दे मेक आर्ग्यूमेंट क्लियर टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट। जो मोस्ट कॉमन कंक्लूजन इंडिकेटर्स जो हमने पुरानी क्लास में कवर किए हैं वो थे सो, देयरफॉर, हेंस एंड दस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पे अब हमने एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या है और कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स क्या है। तो क्लास आप करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है इट वाज वेरी कोल्ड देयरफॉर वी स्टेड इंडोर्स। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड यूज हुआ है। So, oh, sorry, therefore. Am I audible? यस यू आर। Yeah, she's disconnected, I guess. मुनज़्ज़ा आप म्यूट है। जी बिल्कुल सही है, आपने ये जो बताया है कि therefore है। अगला है she practiced daily hence her performance improved। इसमें इंडिकेटर वर्ड कौन सा है? कंक्लूजन। Hence. Right, good. The design was not balanced
Thus, it failed to communicate harmony. Thus. Good. जी मुनज़्ज़ा, if you are back, तो अब unmute कीजिए please. Yes, sorry, कुछ हो गया था. Okay, next slide please. ओके, मॉडल इंडिकेटर वर्ड्स. अब यहाँ पे हमने जो 4 इंडिकेटर वर्ड्स पढ़े, ये तो कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स थे, लेकिन इनके अलावा मस्ट, कैन नॉट, शुड बी समटाइम्स कंक्लूजन के तौर पर यूज़ होते हैं. जहाँ पे मस्ट यूज़ होता है वहाँ पे नेसेसिटी शो हो रही होती है. जैसे कि यू मस्ट वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक. मैम पिछली स्लाइड कीजिए प्लीज़. ओके, कैन नॉट जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी शो हो रही होती है, और जहाँ पे शुड आता है वहाँ पे रिकमेंडेशन दिखाई गई होती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. यहाँ पे एक्सरसाइज है. यहाँ पे हमें शुड, कैन नॉट और मस्ट को यूज़ करके ये जो सेंटेंसेस हैं इनको फिल करना है. तो फर्स्ट है, यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी. इसमें बताइए क्या यूज़ होगा, मस्ट, शुड या कैन नॉट. Must. Should. ओके, ओके, आप ना नोट डाउन कर लीजिए अपने आंसर्स, बाद में हम मैच कर लेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड में आंसर्स होंगे. सेकंड इज पीपल डैश स्मोक इनसाइड द हॉस्पिटल. Cannot. ओके. थर्ड इज यू डैश ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे फॉर गुड हेल्थ. Should. ओके. स्टूडेंट्स डैश सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम. Should. Must. ओके. Must. बर्ड्स डैश फ्लाई विदाउट विंग्स. Cannot. ओके, ये बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही बेसिक सी हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, जो आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं, तो फर्स्ट का मस्ट, सेकंड का नॉट, थर्ड शुड, फोर्थ का मस्ट एंड फिफ्थ का कैन नॉट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब यहाँ पे हमने सो, देयरफॉर, मस्ट, शुड, ये जो वर्ड्स पढ़े हैं, इनको पढ़ा कि कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स हैं. लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे ये प्रेजेंट है वहाँ पे कंक्लूजन की ही बात हो रही है. तो हमें ये चीज़ गौर से देखनी चाहिए कि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट प्लेस हो रहा है, तो ही ये कंक्लूजन को इंडिकेट कर रहे होंगे. सो ये बात आपने माइंड में रखनी है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब समटाइम्स हमारे पास इंडिकेटर वर्ड्स नहीं होते हैं. जिन आर्गुमेंट्स में उनको हमें खुद से एवेल्युएट करना होता है, खुद से उनका मीनिंग फाइंड करना होता है, और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो एक यहाँ पे मेथड दिया गया है इसको अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे मेन पॉइंट क्या बताया गया है. जब हमें लग रहा हो कि ये सेंटेंस उस चीज़ को शो कर रहा है, उसको अंडरलाइन कर लें. फिर देखें कि जो इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो इसकी रीजंस बनती हैं, क्या ये रीजंस रेलिवेंट हैं, इस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही हैं. फिर जब हम ये कर लेते हैं, इसके बाद रीराइट कर लें कि ये कंक्लूजन बन रहा है और ये रीजंस बन रही हैं. नेक्स्ट स्लाइड. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने चाहिए. पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मेन पॉइंट द ऑथर वांट्स मी टू बिलीव. सेकंड पॉइंट ये है कि अदर सेंटेंसेस द रीजंस फॉर द क्लेम, कि क्या जो दूसरे सेंटेंसेस हैं वो रीजंस बन रही हैं, और आर दे रेलिवेंट एंड सपोर्टिव, क्या ये रीजंस सपोर्टिव हैं इस क्लेम की, क्या ये रेलिवेंट हैं. ओके, तो इसी तरह मैंने एक्सरसाइज दी है, इसमें हमने यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या है और यहाँ पे रीजंस क्या हैं. क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेटर वर्ड मौजूद नहीं है, तो आपको खुद से एवेल्युएट करना होगा कि यहाँ पे क्या रीजन है और क्या कंक्लूजन है. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द फ्लोर इज वेट. John tracked mud from outside. The cleaning staff mopped the floor. यहाँ पे कंक्लूजन फाइंड कीजिए.
The floor is wet. और रीजंस क्या हैं? The cleaning staff mopped the floor. Okay. Okay. Second argument is the garden looks unhealthy. The soil has not been watered for weeks. Many plants have yellow leaves. तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन बन रहा है? Garden looks unhealthy. Okay, next slide please. जी फर्स्ट आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है वो यही है, द फ्लोर इज वेट। आपने बिल्कुल सही बताया था, जिसने बताया। और जो सेकंड है उसका यही कंक्लूजन है, द गार्डन लुक्स अनहेल्दी। ठीक आंसर्स थे आप लोगों के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, एक प्रेमिस पढ़ा था। प्रेमिस क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट गिव्स रीजंस और सपोर्ट फॉर समथिंग। और कंक्लूजन जो जैसे कि हमें पता है कि एक पॉइंट होता है जो जो पर्सन होता है उसको प्रूव कर रहा होता है, वो कंक्लूजन होता है। और एजम्पशन होती है, स्टेटमेंट दैट इज taken for granted or believed to be true without being said। ये हम कहते नहीं है, लेकिन हम लाइक ये हिडन होता है और हम अपने माइंड में ही assumptions क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी हमें रीजन बतानी है, कंक्लूजन बताना है और ये बताना है कि इसमें assumption क्या है। The streets are wet, people are carrying umbrellas, it must have rained last night। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है और रीजन क्या है और assumption भी। Anyone? It must have rained last night. ये assumption है. The streets are wet is conclusion, and people are carrying umbrellas is reason. यहाँ पे जो assumption है ना, वो यहाँ पे नहीं बताई हुई। assumption हम वो चीज़ होती है जो आर्गुमेंट में मौजूद नहीं होती, लेकिन ये हम अपने माइंड में उसको जो सोचते हुए क्रिएट कर रहे होते हैं, जो बिलीफ, वो होती है assumption। तो यहाँ पे रीजन मौजूद है, कंक्लूजन मौजूद है, लेकिन assumption मौजूद नहीं है। तो वो assumption जो आपकी माइंड में आ रही है ना कि इसके पीछे क्या assumption है, इस आर्गुमेंट में क्या assume किया जा रहा है, वो आपने बतानी है और रीजन और कंक्लूजन बताना है। So the assumption can be streets will um, only be wet because it's rain. सिर्फ बारिश से ही स्ट्रीट्स गीली हो सकती है। देखिए मुझे assumption इस There could be तरीके से आती है। देखिए बेटे एक मिनट सुनिए बात। assumption इस तरह से आती है कि आप assume करते हैं कि अच्छा जब बारिश होती है तो streets wet हो जाती है, ये assumption होता हाँ, पर there could be other reasons for this. है। लेकिन यहाँ पे चूंकि umbrellas हैं, रेन का बात हो रही है, तो इसका मतलब है रेन की वजह से स्ट्रीट वेट होती हैं। तब Okay. हम इस तरह से भी कर सकते हैं ना कि assume कर सकते हैं कि streets slippery हो सकती हैं. Because if the assumption is something that we have to think ourselves, it's for a scenario like why would we be looking at the streets? Maybe अगर travel कर रहे हैं तो it can be anything then. नजर बताइए, आगे चले, कई आंसर देख। रीजन, इसमें रीजन तो बताएं, कंक्लूजन तो बताएं। It must have rained last night. It must have rained last. ये मेरे ख्याल में कंक्लूजन है। ठीक है, और इसकी रीजंस? रीजन मेरे ख्याल में द स्ट्रीट आर वेट। ठीक है,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, कंक्लूजन ठीक बताया है। इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, और इसकी रीजंस यही हैं कि स्ट्रीट गीली हैं, लोगों ने अम्ब्रेलास कैरी किए हैं। अब यहाँ पे assumption भी बताई हुई है कि if the streets are wet and people carry umbrellas, it is because it rained last night। यानी ये जो हमने आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया, आर्ग्यूमेंट ने हमें हम आर्ग्यूमेंट हमें यही बता रहा है कि ये इसी वजह से गीली हैं सड़कें क्योंकि कल रात बारिश हुई थी। तो ये assumption यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं ना अब कि किस तरह से पहले आप सोच रहे थे और ये इसकी assumption बन रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने रीजंस पढ़ी। रीजंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्ग्यूमेंट में। तो वो जो स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स में मौजूद होती हैं जो इसका एविडेंस दे रही होती हैं, कन्विंसिंग पॉइंट्स होते हैं, वो रीजंस कहलाती हैं। रीजंस क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि ये एक एविडेंस होती हैं क्लेम का, और ये आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, कन्विंसिंग बनाती हैं। रीजंस के बगैर जब एक कंक्लूजन दिया जाता है तो वो एक सिर्फ ओपिनियन होता है, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कहलाता। तो इसलिए रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ इंडिकेटर वर्ड्स हैं जिससे हमें रीजंस का पता चल सकता है, वो हैं बिकॉज, सिंस, फॉर, given that, as shown by, the reason for this, the reason for this is। next slide please। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस। कुछ फैक्चुअल और कॉमन नॉलेज होती हैं जिसमें एक जनरल ट्रुथ की बात की जा रही होती है। कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसमें हमने जो देखा होता है और जो हम जानते हैं हम उसकी बेस पर रीजंस बना रहे होते हैं। कुछ रीजंस मॉरल प्रिंसिपल्स पर होती हैं, कुछ प्रिडिक्शंस पर होती हैं, और कुछ होती हैं जो रिपोर्ट और एविडेंस होती हैं जिसमें कुछ डेटा दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जॉइंट रीजनिंग एंड इंडिपेंडेंट रीजंस। आर्ग्यूमेंट में जब रीजंस दी जाती हैं तो अगर एक रीजन दूसरी रीजन से कनेक्टेड है और उसके बगैर वो कोलैप्स हो जाएगी तो वो जॉइंट रीजनिंग होती है। और इसकी एक एग्जांपल है, द न्यू ब्रिज इज सेफ टू यूज बिकॉज इट वाज बिल्ड विद स्ट्रॉन्ग स्टील एंड पास्ड मल्टीपल सेफ्टी इंस्पेक्शंस। अब ये इस तरह से देखें, आर्ग्यूमेंट यही है कि जो ब्रिज है वो सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि वो एक तो स्ट्रॉन्ग स्टील से बनी है, दूसरी रीजन है क्योंकि वो मल्टीपल सेफ्टी इंस्पेक्शन से गुजरी है। अब ये दो पॉइंट्स हमें बता रहे हैं इस वजह से ये ब्रिज जो है ये सेफ है। तो दोनों रीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये जॉइंट रीजनिंग की यानी बता रहे हैं कि यहाँ पे जॉइंट रीजनिंग की हुई है। इंडिपेंडेंट रीजनिंग क्या होती है? जिसमें कंक्लूजन्स को सपोर्ट करने के लिए जो रीजंस होती हैं वो अकेली स्टैंड कर सकती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। एग्जाम्पल है, द पार्क विल बी क्लोज टुमारो, द सिटी काउंसिल अनाउंस मेंटेनेंस वर्क, द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट्स हैवी रेन। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन है कि कल पार्क बंद होगा, उसको सपोर्ट करने के लिए जो जो दो रीजंस हैं ये स्टैंड कर सकती हैं अलोन। कि एक या पहली रीजन ये है क्योंकि मेंटेनेंस वर्क अनाउंस हुआ है, दूसरी रीजन ये है क्योंकि कल वेदर फोरकास्ट है कि कल हैवी रेन होगी। तो ये दो रीजंस इंडिपेंडेंट हैं जो कि एक कंक्लूजन को सपोर्ट कर रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि ये किस तरह की रीजंस हमें बताई गई हैं। तो जो हमने पीछे टाइप्स पढ़ी हैं, फैक्चुअल, ऑब्जर्वेशन, मोरल प्रिंसिपल, प्रिडिक्शन, रिपोर्ट एंड एविडेंस। ये जो टाइप्स हैं रीजनिंग की, हमें फाइंड करनी है कि इन आर्ग्यूमेंट में कौन सी टाइप्स यूज हुई हैं। पहली है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल, so we should heat the water for tea only until it reaches 100 डिग्री। तो आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सी रीजन की टाइप मौजूद है। हमारे पास ऑप्शन में है फैक्चुअल, ऑब्जर्वेशन, मॉरल प्रिंसिपल, प्रिडिक्शन एंड एविडेंस।
Evidence. Factual या evidence में से? Factual. जी factual है. Second is I saw 3 students cheating in the exam today, so the school needs stricter supervision. Observation. Yes, it is observation. Number 3 is lying is wrong, so you should always tell the truth to your friends. Suggestion. Suggestion तो है ही नहीं. Moral principle. Yes, moral principle. The sky is turning dark and the wind is picking up, so it will probably rain soon. Observation. Prediction. Prediction. According to the police report, the suspect was last seen near the bank. Observation. Observation. Uh, According to इसका right answer है report, evidence. Okay, observation भी हो सकती है, लेकिन based on reasoning ये ज़्यादा report की तरह लग रही है कि किसी ने report किया है. Observation उनके लिए होगी जो जिसने रिपोर्ट शाया किया है. Okay. Smoking causes lung cancer, so you should quit smoking immediately. Suggestion. Evidence. Evidence. It is factual. Suggestion. अच्छा. Common knowledge. Next slide, please. लास्ट वाले का क्या बताया आपने? Factual. Okay. यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं. ओके, थैंक यू सो मच. ये हमारी रीजन का टॉपिक भी कवर हो गया. मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होती है. हम फैक्ट को और एविडेंस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? फैक्चुअल वो चीज़ होती है जो कि एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ, एक फैक्ट होता है. जैसे कि अर्थ जो है, जैसे कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, तो ये एक फैक्ट है, कॉमन नॉलेज है. लेकिन एविडेंस और रिपोर्ट ये चीज़ है कि जो चीज़ हमें पेश की जा रही है, एक फिजिकली लाइक हमें दिखाई जा रही है, ये सबूत है, ऐसा हुआ है, एक रिपोर्ट हमें दी जा रही है. तो इनमें फ़र्क है ना, इन दो प्रोसेस में. तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरह से. सो लाइक जब तक लंग कैंसर पर रिसर्च नहीं होगी, एविडेंस नहीं होगा, हाउ कैन वी रिलेट स्मोकिंग टू दैट? ये चीज़ एक यानी ये चीज़ एक एस्टैब्लिश हो चुकी है ना, स्टडीज़ ने ये चीज़ साबित कर दी है. तो हमें देखने में यही मिला है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है. तो ये एक मतलब सही बात उन्होंने की है, तो इट इज़ मोर फैक्चुअल. लेकिन हम एविडेंस भी कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो रही है. Yeah, can I add something to it? यस प्लीज. हाँ, मेरे ख्याल में जब एविडेंस आपका एक कॉमन नॉलेज बन जाए जिसके साथ काफी ज्यादा लोग एग्री कर रहे हो, तो दैट बिकम्स अ फैक्ट. हाँ, Exactly. स्टार्ट ऑब्जर्वेशन से ही होता है किसी चीज़ का भी, लेकिन हाँ, एक प्रोसेस को फॉलो करते करते फिर वो फैक्ट बन जाती है चीज़. एग्जैक्टली. जैसे वो बॉइलिंग वाटर का था, वो भी हमें एविडेंस के थ्रू ही पता लगा, बट नाउ वी नो कि ये फैक्ट है, राइट? देखिए, रीजंस की एक ये रिजिड बात तो नहीं है ना, स्ट्रिक्ट चीज़ तो नहीं है कि इसमें यही एक टाइप ऑफ रीजनिंग यूज हो रही है. वो जो ज़्यादा प्रेवलेंट होती है, जो वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है. लेकिन अगर इसमें ऑब्जर्वेशन बन रही है कॉमन सेंस के थ्रू, तो वो भी ठीक बात है. ओके, थैंक यू सो मच. ओके. थैंक यू सो मच मिन्नत सर, वाज लवली. बहुत अच्छा आपने रिवीजन करवाई है. अगली जो हम आज पढ़ेंगे, इसमें पिछले लास्ट टाइम जो हमने सैलूसिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और मिन्नत आपको ना इसको स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा. मैम, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये आई गेस ओके, मेरे आपकी को ही तरफ करना से है. ठीक है. है, ठीक. थैंक यू. थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग.
अच्छा, ये जितना भी अभी पढ़ा है उसमें चंद एक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ना मुझे लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा जंप करके आगे आ गए, इसलिए हमें ना थोड़ा सा उसको स्टॉप करके पीछे जाना पड़ेगा। जैसे अम, हमने कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड्स पढ़े हैं, हमने रीजन इंडिकेटर वर्ड्स भी पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी कि assumptive जो है ना, क्या उसके अंदर assumption बेस्ड जो होती हैं, assumptions क्या होती हैं, उसकी डिटेल आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो मैंने आपको सैलजिज्म का पढ़ाया था उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर नहीं थी, और वो खैर मैं थोड़ी सी और आगे जाऊंगी, लेकिन मैं उसको अभी कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दिस इज़ टू अर्ली टू डिस्कस, क्योंकि अभी हमारी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सैलजिज्म की थोड़ी सी चीज़ें मैं आगे बता के मैं आगे चली जाऊंगी बेसिक्स की तरफ अगेन, ठीक है। क्योंकि मैं जो इसको स्टडी कर रही थी तो वो थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको 3 ही स्टेटमेंट्स करवाई थी, और वो भी आई थिंक कौन सी वाली टाइप थी मैंने करवाई थी सैलजिज्म की, मैंने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, उसके अंदर एक टाइप मैंने आपको थोड़ी सी 3 स्टेटमेंट्स उसकी करवाई थी। तो मैं चेक, तो ये हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे, वो टाइप्स मैंने आपको डिसजंक्टिव था, कंडीशनल था, और कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जहाँ पे यूज ऑल, सम एंड नो, और कंडीशनल में इफ एंड देन था, और फिर यूज आइदर और स्टेटमेंट। ये चीज़ें थोड़ी सी एक आम इंसान के लिए, अगर कोई आप मैथमेटिक्स से या आप एनालिटिकल रीजनिंग में अच्छे हैं तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएंगी, इजी होंगी, लेकिन जिन लोगों की बिल्कुल बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे। आज मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी और इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं लूँगी, यू जस्ट हेयर मी आउट। तो थोड़ा बहुत है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन इसको हम फ्यूचर के लिए रखेंगे, जब हमारी बेस बन के आगे जाएंगे तब हम इसको जाके दोबारा खोलेंगे और टच करेंगे। ये हमने कुछ पढ़ा था, इसकी एक्सरसाइजेस भी हमने की थी, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है इसलिए अब यहाँ से हम टाइप्स होती हैं इसकी। सिलोजिज्म के स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी, और इसके 4 टाइप्स हैं। और वो 4 टाइप्स क्या हैं? पहला है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ए टाइप कहलाता है। जैसे फ्रॉम ऑल एज आर बीज। अच्छा, ऑल एज आर बीज का मतलब ये होता है कि दिस स्टेटमेंट सेज दैट एवरी मेंबर ऑफ ए बिलोंग्स टू ग्रुप बी। यानी अगर मैं 2 सर्कल्स बनाऊं तो जो बी का सर्कल है वो बड़ा है, और तमाम जो ए के मेंबर्स हैं वो बी के अंदर ही हैं, ठीक है। एंड पे मैं आपको पिक्चर भी इसकी दिखाऊंगी। तो इसके अंदर जो लॉजिकल पॉइंट क्या होता है, talk about the entire class, always start with all, used very frequently in syllogism। ये अक्सर all humans are mortal, all doctors are educated, all birds have wings, all teachers are professionals, and all cars are vehicles। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में कोशिश की है कि आपको समझ आए। फिर आपको पता है कि हम जब भी लॉजिक को स्टडी करते हैं हम इसको पिक्टोरल रखते हैं और इसको इसको पूरा ग्राफ करते हैं, पॉइंट पे आपकी आ जाएंगी इसकी। फिर यूनिवर्सल नेगेटिव होता है ई टाइप, नो ए और बी, ठीक है। मीनिंग द स्टेटमेंट मीन्स दैट नॉट इवन वन मेंबर ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। इसमें 2 सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं और वो 2 अलग अलग ही रखे जाते हैं, उनको जोड़ा भी नहीं जाता साथ में, ठीक है। The 2 groups are completely separate. Logical point इसमें talk about the entire class, A और B अलग अलग होगा, show total separation
often tested with Venn diagram, no overlap. यहाँ पे no cats are dogs, examples आ गई. No birds are mammals, birds होती हैं, mammal होते हैं. No squares are circles, and no honest people are thieves, and no dead animals are living beings. ठीक है. फिर अगला था हमारा particular affirmative, इसमें some A or B. अब यहाँ पे आ गया word some. Statement says that at least one member of A belongs to B. कम से कम भी एक member तो B में है. It does not mean all. ठीक है. Talk about part of the group. What we do is that we use word some, which means one or more. एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीस. लेकिन इसको इस तरह से assume कर लें कि ये 50% से कम होगा. यानी some part of A is B. ठीक है. Does not guarantee all. Some students are athletes, some books are interesting, some teachers are researchers, some fruits are sweet, some cars are electric. इसको I type कहते हैं. फिर O type जो होता है वो particular negative होता है, जिसमें some A's are not B's. ठीक है. इसका मतलब ये है कि at least one member of A does not belong to B. यानी आप पूरा ओवरलैप कर दें, 99% उसको B बना दें, लेकिन उसका एक मेंबर जो है वो B से बाहर रहेगा. ठीक है. लॉजिकल पॉइंट इसमें पार्ट ऑफ द ग्रुप है, पार्शियल सेपरेशन है. वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिकी सिलोजिज्म क्वेश्चन, लाइक सम स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग. ठीक है. सम बर्ड्स आर नॉट एबल टू फ्लाई. Some people are not honest, some cars are not fuel efficient, and some medicines are not effective. अच्छा जी, इसमें ये एक क्विक कंपैरिजन है, लेकिन इसमें है सवाल जो एक्सपर्ट एडवाइस होती है जब हम सिलोजिज्म को टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, तो जो एडवाइस की जाती है वो ये है, डू नॉट थिंक अबाउट रियल लाइफ, ओनली थिंक अबाउट व्हाट द स्टेटमेंट लॉजिकली सेज. ठीक है. आपने ना ये नहीं सोचना मगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. आपने देखना है कि आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके अल्फाज लॉजिकली किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो ओवर थिंकिंग को रोकना है. ये मैंने आपके लिए सिर्फ यहाँ पे, चूंकि ये मैथमेटिकल चीज़ है, मैथमेटिकली इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो मैथमेटिकल होते हैं. जो चीजें पीछे आपको पढ़ाई हैं वही है यहाँ पे सिंबॉलिकली है. अब इसको हम ओमिट करेंगे अभी. ठीक है. ये पिक्चर फॉर्म में आ गया अफर्मेटिव ऑल एज और बीज. तो आप ये देखें कि हमारे पास मैं आपको बता रही थी कि ऑल एज और बीज कैसे ही नहीं, सारा जो ए है ना वो बी के अंदर ही है. नो ए और बी तो दोनों अलग अलग रखे हमने. ठीक है. सम एज और बीज, चलो कोई एक हो गया, वो ए अंदर आ गया बीच में. ठीक है. और ये कुछ तो है लेकिन बाकी नहीं है, तो कुछ बी का हिस्सा बन जाएगा लेकिन सारा नहीं बनेगा. सम एज आर नॉट बीज, तो ये पोर्शन भी आएगा कि कोई एक पोर्शन है, ये ए अलग है, बी अलग है, लेकिन कुछ पार्ट ए और बी का एक जैसा है. ठीक है. सम एज आर नॉट. अब हम ये मैंने बस इतना आपको बताना था क्योंकि पीछे हमने ये शुरू कर दी हुई थी डिस्कशन, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये आगे मैं इसको पार्क करूँगी यहीं पे ही. इसको आगे जाके हम दोबारा खोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इसको करना मुझे लगा कि जैसे दिस इज टू सून टू स्टार्ट. यहाँ पे ये चीज़ें मैंने शुरू करवा दी तो बहुत जल्द बहुत सारे लोग भाग जाएंगे. अच्छा जी, आइडेंटिफाइंग assumptions. अच्छा, अब इसको हमने करना है. आइडेंटिफाइंग assumption में अंडरस्टैंड अनस्टेटेड एलिमेंट्स इन एन आर्ग्यूमेंट दैट सपोर्ट रीजन एंड कंक्लूजन. हम अभी assumptions के ऊपर पीछे बात भी कर रहे थे, बहुत सुपरफिशली हमने पीछे इसको टच किया है कि ये इसको डिफाइन बेसिकली क्या किया जाता है कि ये फॉर ग्रांटेड लेने वाली इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट हमारे पास है रीजन, कंक्लूजन.
और अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट इज इनकम्प्लीट अनलेस वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई assumption। तो कंप्लीट ही नहीं रहता कि आप अज्यूम ना करें जब तक कि इसके अंदर assumption क्या बेस की जा रही है। ठीक है, assumptions are essential but hidden। ये आपके आर्ग्यूमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, या तो ये स्ट्रॉन्ग बना देगा assumption या वीक कर देगा, या किसी के लिए कन्विंसिंग होगा या ये बिल्कुल फ्लॉ बन जाएगा कि ये आपकी जो अजम्पशन आपने अज्यूम किया उसको सुनकर किसी आर्ग्यूमेंट को, हो सकता है वो फॉल्टी हो, गलत हो। मेनी आर्ग्यूमेंट्स फेल बिकॉज ऑफ फॉल्टी अजम्पशन। आपने अज्यूम क्या किया उससे, आपने क्या उससे नतीजा अखज करके, नतीजा तो आपके सामने है लेकिन आपने उसके साथ अजम्पशन क्या कनेक्ट कर दी है, वो फ्लॉड भी हो सकती है। हो सकता है रीजन और कंक्लूजन बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हो लेकिन आपकी assumption गलत हो जाए। ठीक है, in everyday conversation an assumption often means something believed without strong evidence, something that may be false and something that may be explicitly stated। ठीक है, example, take the car because it will take you too long to walk। आपने जवाब दिया आगे से, you're assuming that it will take me too long to walk, but you're wrong। ठीक है, यहाँ assumption क्या है, the assumption is stated, it may be incorrect। लिखी हुई है assumption मगर हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, belief without strong evidence होती है, याद रखिएगा, और ये false भी हो सकती है, और ये explicitly state भी की जाती है, जैसे आपने कहा you are assuming। In common use, assumption often marks distinction between what is known and what is merely believed। So it refers to claim that lack strong evidence might not be true। तो assumption जरूरी नहीं, याद रखिएगा, assumption जरूरी नहीं कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, why this meaning is limited? If we expect that everyday meaning, assumption could include reason, conclusion. However, is argument analysis like distinguishes clearly between reason, conclusion, assumption. Uh, this this distinction is very essential। बहुत जरूरी होती है कि आपको पता हो कि इसके अंदर रीजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, और अज्यूम क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है, इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है। Assumption is an argument। Formal definition: assumption is something that is taken for granted but not stated। Usually it is not stated, मगर होती भी है बाज़ दफा। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इम्प्लिसिट नॉट एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब छुपी हुई होती है। अनस्टेटेड अनलाइक रीजंस एंड कंक्लूजन। इस तरह क्लियरली आपको रीजंस और कंक्लूजन नजर आ जाता है, ये हो सकता है आपको नजर ना आए। नेसेसरी फॉर एन आर्ग्यूमेंट टू वर्क, लेकिन ये जरूरी होता है क्योंकि ये assumptions ही होती हैं जिसके वजह से आप आर्ग्यूमेंट को पूरा पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आप कुछ अज्यूम कर रहे होते हैं कि अच्छा इसका अच्छा फिर और क्या है, आगे क्या है, यू वांट टू नो। ठीक है, इसकी आगे मैं एक्सरसाइजेस भी कराऊंगी आपको। assumptions do not imply lack of evidence। Do not distinguish between belief and knowledge। It can be true and false, and it can be false and well supported or weak। So like reasons, they may or may not have strong evidence। आप assume कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आपकी assumption सही हो सकता है आपकी assumption गलत हो सकता है कि आप assume तो कर रहे हैं लेकिन आपको मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिल रही आपकी assumption के लिए, वो कमजोर है।
एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है आपके पास किसी चीज को अज्यूम करने के लिए। assumptions versus reasons, like features changes से when जब आप when it is explicitly stated तो reasons होती हैं yes, no assumptions। explicit है तो yes, और ये पीछे जो हमने पढ़ा ना ये basically उसका supporting conclusion yes, तो इधर भी yes होगा, may not be true or false yes and yes। तो ये इसके assumptions के ऊपर, यानी reasons क्या होती हैं, reasons के अंदर सारा yes सारा होता है कि वो स्टेट भी हुई है, एक्सप्लिसिट भी है, कंक्लूजन भी सपोर्ट कर रही है, रीजंस गलत भी हो सकती हैं, सही भी होती हैं। अजम्पशंस जो होती हैं क्या वो स्टेटेड होती हैं? नो। एक्सप्लिसिट होती हैं? नो। क्लियरली नजर नहीं आ रही होती हैं आपको। सपोर्ट करती हैं कंक्लूजन को? यस। और कैन बी ट्रू और फॉल्स? यस। फिर आते हैं द टर्म प्री सपोजिशन। ये वर्ड जो है ना, जो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं ये बहुत अच्छी से, प्री सपोज करना का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट बोलना जिसका मुझे लगे कि कुछ तो रीडर को पता ही होगा। मैं कहूँ आपको कि वो अंदर आया, जिसका मतलब ये है कि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा आपको कि वो दरवाजे से अंदर आया। ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, प्री सपोज कर रही हूँ दैट यू ऑलरेडी नो कि वो अंदर आया है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। सॉरी। ओके, सो प्री सपोजिशन मैंने जैसे कहा वो अंदर आया, मैं अभी बता रही थी आपको, तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ दैट यू ऑलरेडी नो कि जो भी कोई अंदर आता है वो दरवाजे से ही आता है। ये है प्री सपोजिशन। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है। लेकिन जब मैंने कहना है ना कि वो खिड़की से अंदर आया, तो मुझे पता है कि ये आप अज्यूम नहीं कर सकते, ये आप सपोज नहीं कर सकते। मुझे इसीलिए क्लियरली बताना पड़ेगा कि वो खिड़की से अंदर आए। सो देयर आर सो मेनी थिंग उसने लिखा, तो प्री सपोज्ड है कि उसने पेंसिल से लिखा होगा या पेन से लिखा होगा, किसी 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 ना किसी टूल को यूज करके लिखा है। ये है प्री सपोजिशन। अब यहाँ पे हमने प्री सपोजिशन जो है ना इसको assumption के साथ ना करना है कि यहाँ पे हम प्री सपोजिशन का वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, हम assumption ही क्यों वर्ड इस्तेमाल। sometimes the word presupposition is used as instead of assumption, however it may cause confusion with suppose, क्योंकि आप suppose कर रहे हैं, suppose नहीं होता assumption। therefore assumption is preferred, क्योंकि presupposition के अंदर कुछ और चीजें आती हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये pragmatic use of language में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है presupposition और entailment। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ presupposition की। इसको ना चेक करना होता है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इकट्ठे चलते हैं। presuppositions जो होती हैं ना ये इंटेंशंस के साथ लिंक्ड होती है, जबकि एंटेलमेंट नहीं होती। और इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं नेगेशन टेस्ट। जो चीज नेगेशन टेस्ट को पास कर ले वो प्रीसपोजिशन कहलाती है। जो टेस्ट नेगेशन टेस्ट को पास नहीं करता और मीनिंग चेंज हो जाता है तो वो फिर एंटेलमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरीज कैट इज क्यूट। हमने कहा जी मैरी की जो कैट है वो बड़ी क्यूट है, तो इसका मैंने प्री सपोज किया कि अच्छा मैरी के पास कैट है। अब मैंने इसके साथ लगा दिया मैरीज कैट इज नॉट क्यूट, तब भी मैरी के पास तो कैट है। मतलब मेरी जो प्री सपोजिशन थी वो चेंज नहीं, मेरा इम्प्लीकेचर चेंज नहीं हुआ।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि द किंग ऑफ फ्रांस इज असैसिनेटेड, और मैंने ये जुमला देखना है कि ये सपोज प्री सपोजिशन है या एंटेलमेंट है, तो मैं इसके साथ नॉट लगाऊंगी। प्री मतलब द किंग ऑफ फ्रांस इज असैसिनेटेड, असैसिनेशन होता है पब्लिकली किसी को मार दिया जाना, तो इसका मतलब ये हुआ द किंग ऑफ फ्रांस इज डेड। अब मैंने कहा द किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट असैसिनेटेड, तो वो तो जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जुमला प्री सपोजिशन नहीं है, ये एंटेलमेंट है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम इस यहाँ प्री सपोजिशन या सपोज का वर्ड यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे वर्ड assumption यूज किया जा रहा है। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछिए। मैम इंटेल को एक दफा फिर आप रिवाइज कर देंगी? जी जी, एंटेलमेंट के बारे में ना मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन, चूंकि ये मैंने वर्बली आपको इस तरह से बता दिया तो ये यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सेंड कर दूंगी। एंटेलमेंट और प्रीसपोजिशन ये आपस में लिंक कैसे होते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा जी। अम, अच्छा, why suppose is misleading in an argument? Suppose x is true. This does not mean x is assumed to be true. Instead, the argument is often exploring consequences, testing x, trying to show x is false. इसीलिए सपोज करना जो है वो मिसलीडिंग हो जाता है। x को हम सपोज कर लें कि वो ट्रू है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये अज्यूम किया जाए कि वो ट्रू, मतलब ठीक है, वो सपोज किया जा रहा है। सो ये चीजें खासी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू यूज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के अंदर तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी देखेंगे, एक्स को टेस्ट भी करेंगे और इसको ट्राई करेंगे और शो करेंगे कि ये वाकई में गलत है या सही है। Important clarification यहाँ पे, the word suppose does not indicate an assumption. Assumptions have no indicator word. अब हमने पीछे देखा कि conclusion indicator words होते हैं और रीजन इंडिकेटर वर्ड्स भी होते हैं। प्रीमिस के जो हम कह रहे थे ना कि उसके भी इंडिकेटर वर्ड होते हैं, लेकिन जो assumptions होते हैं इसके कोई इंडिकेटर वर्ड नहीं होते। मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय एनालिसिस, आप एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी क्या assumption हो सकती है। अब जैसे अभी अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर कि दो बच्चों ने ना एक खुदकुशी करने की कोशिश की, एक की डेथ हो गई, एक लड़की थी फर्स्ट ईयर की, वो बच गई, ठीक है। अब हमने जब हम एक कोई चीज एकदम से आपके सामने आती है ना तो आपके दिमाग में ना एक assumptions चलनी शुरू हो जाती है कि क्या वजह होगी भी, क्या मतलब क्या कहते हैं जी, अटेंडेंस का इशू था, ये था वो था, बच्चा पढ़ने वाला नहीं था, घर से कोई प्रेशर्स थे वगैरह। हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में दो तीन साल पहले बच्चे ने हॉस्टल में सुसाइड कमिट की। क्या वजह होगी जी? वो जी उसके पास फीस देने के पैसे नहीं थे। वॉज वेरी लाइक पेनफुल थिंग टू नो। पता भी बाद में चला, जब ये हादसा हो चुका था, वो मुझे 3 महीनों के बाद पता चला। तो मतलब ये कि फौरन आप सोचते हो कि एक लड़की घर से भाग गई, आप उसके मतलब डिफरेंट, अब एक लड़का और लड़की दूर आपको नजर आ रहे हैं बैठे हुए एक ही बेंच के ऊपर, तो आपके दिमाग में क्या assumptions चलती हैं, ठीक है? अब सोचें कि वो क्या कहाँ कहाँ आप क्या कैसे आपका दिमाग कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, वहीं पे टेस्ट हो जाता है कि आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, ठीक है? Background assumptions in all arguments. Every argument relies on meaning of words. मैंने यहाँ से कहा था ना हम वर्ड से बाहर नहीं जाएंगे। शेयर्ड लैंग्वेज, मैं एक जुमला बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी लैंग्वेज आती है तो आप लैंग्वेज उसको समझ सकेंगे, वरना वो सेट ऑफ नॉइसेस होंगे, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज का ताल्लुक कॉन्सेप्ट से होता है।
लैंग्वेज एक साउंड्स हैं जो कि मिलके एक अल्फाज बनता है। उस लफ्ज के साथ कुछ मीनिंग एसोसिएट होता है, उस मीनिंग को वही समझ पाता है जो कि लैंग्वेज जानता है। मैं अभी आपके सामने वर्ड डॉग बोलूं तो आपके 4 टांगों वाला जानवर आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि हम दोनों एक ही लैंग्वेज को शेयर करते हैं और हमें पता है कि ये साउंड मैंने सुना है तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन गया। वो है एक होता है, हम कहते हैं, इसको कहते हैं एक सिग्निफायर था, यानी कि उसने साउंड को ट्रिगर किया और एक इमेज का एक ऐसा वर्ड बोला, साउंड बोला, जिसने इमेज क्रिएट कर दिया आपके दिमाग में। चलें इसको छोड़ते हैं। हम जब रेड ग्रीन येलो लाइट्स देखते हैं तो हमें पता है रेड लाइट का मतलब क्या है, गाड़ी को रोक दो। इस ये अल्फाजों को में तो चले आपको आवाज आती, वहां तो सामने लाइट चल रही है, लेकिन क्या एक अंधे के लिए भी वही मतलब होगा? तो नहीं, उसको तो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह आप दूर खड़े हुए किसी, कोई शख्स है वो हाथ को वेव कर रहा है, वो या तो आपको गुड बाय कह रहा है या फिर आपको हेलो कह रहा है दूर से। ठीक है, इसी तरह जब आप बादल देखते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज आता है कि ये बारिश होने वाली है। यह शेड नॉलेज। ठीक है, और ये शेयर्ड नॉलेज, जनरल नॉलेज, शेयर्ड लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो है ना, इन assumptions के साथ लिंक्ड होती हैं। सोशल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक चीज हमारे कल्चर में अच्छी समझी जाएगी, हो सकता है वही चीज किसी और कल्चर में अच्छी ना समझी जाए। एंड दीज आर ऑफन uncontroversial and usually left unstated. ये देखें, हमारे यहाँ मर्दों के साथ हाथ मिला पसंद नहीं किया जाता, लेकिन किसी दूसरे कल्चर्स के अंदर, वेस्टर्न कल्चर के अंदर, उसको बुरा नहीं समझा जाता। ये सब assumptions हैं एक जगह पे। क्या, और ये भी जैसे कहते हैं ना, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सोशल सेटअप कैसा है आपका। ठीक है, अच्छा, when assumptions become important, we make assumption explicit when an argument seems weak. ठीक है, and conclusion is doubtful, the reason feels incomplete, and the hidden belief seems questionable. assumptions ज्यादा उसी वक्त आपके दिमाग में चलती हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है ये तो बड़ा वीक आर्ग्यूमेंट है, इसका मतलब क्या है कि बंदे ने काम नहीं किया, ये बंदा किसी और एजेंडे से बैठा है यहाँ। ये जो इसकी मतलब जो इसने मुझे प्रेमिस सेट करने की कोशिश की है और फिर उस प्रेमिस सेट करके उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखा रहा है वो कमजोर, तो उससे फिर आप ज्यादा एज्यूम करते हैं चीजों को। ठीक है, वैसे water boils at 100 degrees C, so the kettle will boil. Assumption है the kettle is working. Number 2, the attitude is normal and the water is pure. And these assumptions are usually not disputed. अच्छा, ये चीज होती है कि बाज़ चीजें जो है ना वो अनडिस्प्यूटेड होती हैं, कि यानी कि देखिए ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में जिनके ऊपर अब मतलब किसी की दो राय नहीं होती, एक ही राय है सबकी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पूरी दुनिया में ये सब इसको ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं ड्यूबियस assumptions भी होती हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होती हैं, वीक होती हैं, आइडियोलॉजिकल होती हैं एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट होती हैं। सो आइडेंटिफाई देम, हेल्प अस इवैल्यूएट आर्ग्यूमेंट क्रिटिकली। अब हमने ना, असल में जो हमारा अगला टॉपिक है वो इवैल्यूएशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट है, और वो इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा assumption बेस्ड होगा। ठीक है, कंट्रोवर्शियल होती हैं बाज assumptions, कमजोर भी होती हैं, जिसमें आपने कहा कि सही हो सकती, गलत हो सकती है। assumptions function in two main ways. ये तो यहाँ सपोर्ट करती हैं रीजंस को। acting as a missing step in an argument, कोई आर्ग्यूमेंट के अंदर एक स्टेप मिसिंग है तो वो मिसिंग स्टेप बन जाती है assumptions.
अच्छा जी, पहला देख लेते हैं क्या सपोर्टिंग द रीजन, पहला स्टेप, पहला रोल क्या था, सपोर्टिंग द रीजन. Sometimes reasons only support conclusion because प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. शैला अपने आप को म्यूट कीजिए. Okay, she will pass the exam because she studied hard. Unstated assumption है studying hard usually leads to passing exams. ठीक है, assumption भी दी उन्होंने, supporting reason भी दी हुई है, और मतलब उसी रीजन को पर बेस करके उन्होंने एक assumption बेस की बनाई है कि इसका मतलब है कि अच्छा जो मेहनत करते हैं वो कामयाब एग्जाम में पास हो ही जाते हैं. इसमें मैंने आपसे कहा था कि पीछे जो हम रेन वाली एग्जांपल दे रहे थे, मैं आपसे कह रहे थे अच्छा जब बारिश, अच्छा इसका मतलब अब देखें ना कि आपको फर्ज करें कि नहीं पता कि बारिश क्या किस बला का नाम है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि बारिश का जिक्र हो रहा है तो साथ में गीले होने का भी जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अच्छा बारिश कुछ ऐसी चीज है जिससे चीजें गीली हो जाती, इसीलिए लोग अम्ब्रेला भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसी तरह हम ये देखते हैं अगली एग्जाम्पल. He will recover quickly because he is young. Assumption है young people recover faster than old people. ये assumption है. अब पता है आपको ज्यादातर चीजें आप वो कंक्लूजन वगैरह की तरफ नहीं हम जा रहे होते, हम ज्यादा चीजों से assumption ही ड्रॉ कर रहे होते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा जी, रोल नंबर 2 है assumption is the missing step. Sometimes an assumption act as an unstated additional reason or serve as an intermediate conclusion. पीछे हमने इंटरमीडिएट कंक्लूजन भी पढ़ा था इससे पहले, यहाँ पे हम वो जॉइंट और इंडिपेंडेंट रीजनिंग देख रहे थे. तो इंटरमीडिएट कंक्लूजन भी हमने देखा था कि ये इंटरमीडिएट कंक्लूजन है, अनस्टेटेड एडिशनल रीजन. देखते हैं जी, द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव सो इट मस्ट बी हाई क्वालिटी. ऐसे वो एक्सपेंसिव चीज होती है, हमें लगता है कि अगर वो महंगी है तो उसका मतलब है क्वालिटी भी अच्छी हो. तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर यूजुअली हाई क्वालिटी. ये अज्यूम किया आपने, ये मिसिंग स्टेप है, इसको बीच में आपने खुद ही एडिशन उसकी किया. कंपनीज दैट फॉलो आईएसओ स्टैंडर्ड्स, this company follows ISO standard या ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इट मस्ट बी रिलायबल. यानी ISO स्टैंडर्ड रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी डेवलप करता है आपकी मार्केट के अंदर. लेकिन क्या ये assumption अनस्टेटेड स्टेप है, कंपनीज दैट फॉलो ISO स्टैंडर्ड्स आर रिलायबल एंड दिस कंपनी फॉलोज ISO स्टैंडर्ड. दो assumption निकली, इसको दूसरे लफ्जों में हम इम्प्लीकेचर भी कहते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग भी कहते हैं. अच्छा, इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया, ये पढ़ के उसके पास एक बहुत बड़ा घर है, मैंने जुमला बोला है ना, बताएं आपके दिमाग में क्या assumption आई. बंदा बहुत अमीर है, बड़ा घर महंगा हाँ, होता है. exactly. बिल्कुल, ये assumptions होते हैं. ठीक है, और हाँ, आपको ये नहीं पता कि हो सकता है वो किसी मोर्गेज में फंसा हो या कुछ भी, वी डोंट नो. पता है ना कि जैसे आपने सुना कि उसके पास इतनी गाड़ियां हैं इतने, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो बहुत खुशहाल घराने उसकी में है, बड़े खुशहाल घराने से. हो सकता है वो बेचारी कितनी, बंदा कितना ही दुखी हो, यू नेवर नो, बट दैट वैसे आप अज्यूम कर लेते हैं बिकॉज कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे कल्चरली इस किस्म के हमने सेट किए. ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर, अब रोल 2 के अंदर क्राइम्स आर इंक्रीज सो इमिग्रेशन मस्ट बी द कॉज. क्राइम हैज इंक्रीज सो इमिग्रेशन मस्ट बी द कॉज. assumption है इमिग्रेशन इंक्रीजेस क्राइम, यानी कि जब लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं वहां जाके वो क्राइम करते हैं. एंड नो अदर कॉजेज एक्सप्लेन द इंक्रीज, और कोई हमें रीजन नजर ही नहीं आ रही इसके अंदर. सो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं. Why identifying assumption is crucial. It helps us detect weak reasoning and reveal hidden biases, evaluate argument strength, and decide whether the conclusion truly follows.
इसलिए assumptions को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिकली उसकी इवैल्यूएशन के अंदर assumption आपको हेल्प करती है। आप जान भी लें कि ये कंक्लूजन है, आप जान भी लें कि इसके उसने एविडेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको assumption के ऊपर रिलाई करना पड़ता है कि वो सही रीजनिंग भी कर रहा है कि नहीं, क्या वो बाइस तो नहीं है। आपको रीजन भी नजर आ जाए, आपको क्या नाम है कंक्लूजन भी नजर आ जाए, तो क्या वो आर्ग्यूमेंट लॉजिकली फ्लॉड नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वो आपको अजम्पशन ही बताएगी कि ये बात ही गलत कर रहा है। ये कैसे, ये अजम्पशन इसे ड्रॉ की आपने, आपको पता चल गया कि ये बाइस्ड है। ठीक है, समराइज करते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। assumptions are unstated but necessary. They differ from reasons and conclusion, and they support reason, fill logical gaps. Making assumption explicit improves critical thinking. आप assumptions हम ये पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमारी critical thinking बेहतर हो जाए। हमें पता चले कि इसने ये बात की है, इसमें इसने ये reasons दिए हैं, ये इसने conclusion दिया है, तो क्या इससे ये मतलब निकल सकता है? क्या ये assume किया जा सकता है इससे? इसके और कौन कौन से मतलब निकल सकते हैं? ये भी, ये भी, ये भी। इसकी इवेल्युएशन कैसे करें कि ये बाइस्ड है भी कि नहीं, क्योंकि ये मुझे किस तरफ धकेल रहा है, क्या क्या चीजें मैं इसके अंदर से अखज कर सकती हूँ। इसमें हमने जो पहली जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके छोटे से नोट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि इसके साथ ही इसी चीज की एक्सरसाइज आ जाए। All assumptions are unstated but necessary. Each assumption bridges a logical gap between the reason and conclusion, and assumptions may be true, false, or debatable, but they must be present for argument to work. Let's do an exercise. Okay, मैं ये आपके सामने ना, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं ये मतलब ऐसे कर दूँ। ठीक है, हमने ये एक्सरसाइज करनी है जिसके अंदर हमने बताना है कि ये जो जुमला है इसमें कंक्लूजन क्या है, स्टेटेड रीजंस क्या हैं, और अनस्टेटेड assumption क्या हो सकती है। बताएं। शी विल गेट द जॉब बिकॉज शी हैज एक्सेलेंट क्वालिफिकेशन। मैम इसमें assumption ये है कि वो कॉम्पिटेंट है। पहले मुझे कंक्लूजन बताएं, फिर रीजन दें, assumption एंड पे। Conclusion is she will get the जॉब job, मिल जाएगी। ओके, और और इसकी reason she has रीजन excellent इज दैट शी qualification, हैज एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन। assumption क्या होगी? कि वो competent अगर है अच्छी तो उसको क्वालिफिकेशन जॉब हो तो मिल जॉब जाएगी। मिल जाए। जॉब के लिए अच्छी क्वालिफिकेशन जरूरी है। ओके, गुड, एक मिनट दीजिएगा। ओके, सही है। अच्छा, the road is dangerous so the government should close it. फर्स्ट इज रोड इज डेंजरस, ये कंक्लूजन है। सॉरी, सो द गवर्नमेंट शुड क्लोज इट, ये कंक्लूजन है। रोड इज डेंजरस, ये रीजन है। ओके, तो इससे हमें क्या मिला? मतलब assumption क्या हो सकती है हमारी? कि जो डेंजरस चीजें हैं उनको बैन कर देना चाहिए। ओके, हाजरा, why are you so quiet? आप भी तो कुछ बोले ना हाजरा, आपकी प्रेजेंस हमेशा बड़ी अच्छी होती है, मजे की होती है। Oh, yeah, I'm there. Okay, she must be guilty because police arrested him. He must be guilty because the police arrested him. बाकी लोग भी पार्टिसिपेट, वही वाले लोग। अच्छा, जिन लोगों ने आंसर कर दिया वो खामोश रहे, बाकी लोग बोले। He must be guilty is the conclusion. Reason is because the police arrested him. सबसे पहले हम क्या करते हैं हाजरा, किसी भी जुमले को पढ़ के?
हम कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो प्रेमिस या रीजन के इंडिकेटर वर्ड्स हैं वो देखते हैं, वो हमें बिकॉज नजर आ गए, उसके आगे जो है ना वो सारी रीजन है। मस्ट जो है वो कंक्लूजन इंडिकेटर वर्ड है, तो हमें पता चलता है ही मस्ट बी गिल्टी, तो ये कंक्लूजन। आप स्टेप्स मत भूला करें प्लीज, ठीक है। अब इसी तरह मुझे बताएं कि ये मस्ट बता रहा है कि ये कंक्लूजन है, और बिकॉज बता रहा है ये रीजन है, अजम्पशन क्या होगी? कि पुलिस गिल्टी लोग को ही अरेस्ट करता है। या गुड, ओके। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास आखिरी वाला, द रेस्टोरेंट इज ऑलवेज बिजी सो द फूड मस्ट बी गुड। इसमें कंक्लूजन बताइए। इसमें इंडिकेटर वर्ड सो है, तो ये जो कंक्लूजन इंडिकेटर हुआ है, सो इसका इंडिकेटर, कंक्लूजन का। ओके। द फूड मस्ट बी गुड ये कंक्लूजन हुआ फिर, और द रेस्टोरेंट इज ऑलवेज बिजी उसकी रीजन हुई। और हम assumption ये कर रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट बिजी होते हैं उनकी खुराक हमेशा अच्छी होती है, मतलब फूड। उनका फूड अच्छा। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। लैपटॉप चलिए assumptions हम देख लें, बाकी तो आपने सही जवाब दिए, ठीक है। पीपल विद एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन यूजुअली गेट द जॉब, government should close roads that are dangerous, police arrest only people who are guilty, arrest indicates guilt, and restaurants are busy because they serve good food. Good. नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले मैं आपको, जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें एक्सप्लिसिट assumption और implicit assumptions हमने देखनी है। So explicit assumptions are stated directly and challenged, and implicit होती है वो unstated होती है and must be inferred. So argument analysis focuses mainly on implicit assumptions, ठीक है। अब आपने मुझे ये एक्सरसाइज के अंदर ये बताना है कि इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक्सप्लिसिट assumption कौन सी है और कौन सी implicit है। So you are assuming it will rain, but the forecast says it won't. Implicit assumption है या explicit है? एक्सप्लिसिट। Explicit होता है क्लियर, ये अगर किसी को समझ नहीं आई है, explicit यानी क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये assumption है, और एक ऐसा जुमला जिसके अंदर हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा कि ये assumption है, वो implicit assumption कहलाती है। जी, आपने क्या बोला था, सॉरी फिर से बोलिए। एक्सप्लिसिट बोला था मैंने। ओके निगत, गुड, लेट अदर्स सही है। पार्टिसिपेट। हाँ जी। अच्छा, शी विल बी लेट बिकॉज ट्रैफिक इज हेवी। That is implicit. इम्प्लिसिट यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्यों लग रहा है आपको इम्प्लिसिट है? एक्सप्लिसिट है। नहीं, इसमें छुपी हुई है ना रीजन, हम खुद ढूंढ रहे हैं उसको कि वो इस Assumption वजह is से लेट। traffic is heavy, but she can be late for other reasons. You assume students are lazy, but that's unfair. यहाँ पे हम क्लियर इसलिए कह रहे हैं कि assume का लफ्ज आ रहा है। नहीं, Good idea. यहाँ पे ये ट्रैफिक को रीजन बता रहे हैं, लेकिन Okay, go एक ahead. मिनट, हेवी का कि ट्रैफिक अगर हैवी हो तो फिर लेट होते हैं, और ट्रैफिक के की हैवी ना होने के अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता लेट होने का। नहीं, जवाब होना चाहिए कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट। ये इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। अच्छा, अगला वाला बताइए। You assume students are lazy, but that's unfair. ये एक्सप्लिसिट है। ये एक्सप्लिसिट है। अब देखिए, ये आई डोंट नो किसने बोला था कि assume का वर्ड जो है वो अगर लिखा हुआ है तो हो सकता है कि ये इंडिकेटर होता है, एक्सप्लिसिट कहाँ हो सकता है। जी। दोनों आप देखें, दोनों हमारे पहला और आखिरी जुमला उसमें assume का वर्ड लिखा है तो वो एक्सप्लिसिट है, और she'll be late because traffic is heavy, तो ये implicit आ रहा है।
ठीक है। अच्छा जी, अगला जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो देखेंगे। स्टेटमेंट बिगिन विद सपोज आर यूजुअली नॉट assumptions and real assumptions are unstated beliefs required for the argument to work. ठीक है, अब हम इसी के ऊपर बात करें और ये हमारी एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। रियल assumption है या hypothetical suppose claim, आपने ये बताना है। Suppose the witness is lying when the case collapses. Is this an assumption? नहीं, तो explanation दे। सपोज है शुरू में। ठीक है, हमने कहा जी सपोज का वर्ड यूज है, हमने पीछे आपको ना इंडिकेटर बता दिया था। जी। अच्छा, सपोज लेकिन इसको अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकती हैं? सॉरी, जी फायदा बताइए। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकती हैं कि सपोज और अज्यूम, मतलब बट द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि नॉर्मली दोनों को एक ही उसमें डाला जाता है कि यह हमने पीछे पूरा एक्सप्लेन किया है प्री सपोजिशन के अंदर। पहले से सपोज करना, सपोज का वर्ड हम इस्तेमाल इसमें क्यों नहीं करते, खासी डिटेल बताई मैंने पीछे ना। उस हवाले से कोई सवाल हो तो पूछिए। स्टेटमेंट बिगिन विद सपोज आर यूजुअली नॉट assumptions, वो सपोज किया जा रहा है, कोई assumption नहीं है। assumption का ताल्लुक कहीं ना कहीं कंक्लूजन से होता है, ओके, मगर वो थैंक यू। अनस्टेटेड होता है। ये सपोज करना ना कंक्लूजन के साथ ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, जी अजम्पशंस का होता है, सब सब पोजीशन का। मैं दोबारा देख रही हूँ, मेरा बीच में इंटरनेट लूज हो गया था तो मुझे आवाज भी नहीं आ रही थी। थैंक यू। अनस्टेटेड जब बिलीव हम कहते हैं ना, अनस्टेटेड बिलीव हम जब कह देते हैं ना, तो इसका ताल्लुक जो है ना वो आपके कंक्लूजन से है, कहीं ना कहीं उसके साथ ताल्लुक होता है कि अगर ये कंक्लूजन है तो उसका तो फिर ये मतलब भी है, ये भी है, ये भी है। वो फिर assumptions होती हैं। अच्छा, अगर मेहनत करके ही पास होना, अच्छा चीटिंग करके ही पास होना, तो उसके कितने मतलब निकल सकते। कंक्लूजन ड्रॉ करके उसके बाद आप कहते हैं कि अच्छा फिर इसका तो ये भी मतलब निकलता है, अच्छा फिर इसका ये भी मतलब निकलता है, ये भी मतलब निकलता है। वो सारी assumptions होती हैं। लेकिन सपोज करके तो आप assumption नहीं ना देते। ठीक है। अच्छा जी, सपोज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, इज इट एन assumption? नो नो, तो इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्योंकि अगर हमने सपोज करके कोई चीज, हमारे पास यही एक्सप्लेनेशन। The plan will fail because people resist change. Is it assumption? यस। Yes. Explanation क्या होगी इसकी? एक तो शुरू में सपोज का लफ्ज नहीं है, एक ओके, और दूसरा इसके अंदर इसमें अनस्टेटेड बिलीव, ह्यूमन इसके साथ साइकोलॉजी अनस्टेटेड बिलीव है ना, देखें अनस्टेटेड या बिलीव बना दिया ना ये आपका। ठीक है, ठीक। आप कुछ कह रही थी, आई एम सॉरी, मुझे लगा जैसे कोई बोल रहा था। मैम मैं ये कह रही थी कि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में assumption है कि ह्यूमंस रेजिस्ट करते हैं चेंज को, तो हाँ, हम इतने बड़े लफ्ज नहीं ना बोलेंगे क्योंकि वो फिर हमारा दिमाग कहीं और चला जाए। ठीक है, फिर साहिल के सामने एक अल्फाज बोले ना तो फिर साहिल कहती है कि आपने तो आग लगा दी। ये लफ्ज कौन सा बोल दिया। उधर तक रहे जिधर तक जो लफ्ज लिखे हुए ना, बस वहीं तक रहे, ओवर थिंकिंग नहीं कर। ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज है कि प्लान के फेल होने की सिर्फ एक ही रीजन है कि पीपल रेजिस्ट करेंगे, हालांकि प्लान जो है वो वैसे भी फेल हो सकता है, इसके अलावा भी अगर लोग रेजिस्ट ना भी करें चेंज को तो हाँ, मतलब एक अनस्टेटेड assumption है कि एक फेल ही होने की रीजन हो और बड़ी रीजन हो सकती है ना। या हो सकता है प्लान बहुत अच्छा हो, हाँ, मगर लोग जो है ना वो, लोग भी हाँ लोगों को उसमें फ्लॉ नजर आ रहे हैं। हम्म, मतलब लोग बाइस्ड भी होते हैं ना, उसकी वजह से भी तो उनको फ्लॉ नजर आने शुरू हो जाते हैं, या हालांकि प्लान बड़ा अच्छा भी था। हाँ, और समटाइम रेजिस्ट नहीं भी करते ना चेंज को तो फिर भी फेल हो सकता है, अदर फैक्टर्स आल्सो।
एकदम से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से फेल हो जाए, मतलब कोई ऐसा वजह हो सकती है जिससे फेल हो जाए। ठीक है, मतलब फर्ज करें कि आपने प्लान बड़ा अच्छा किया, सबको पसंद भी आया, लेकिन एकदम कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो जिसकी वजह से वो प्लान फेल हो गया। तो आपका भी कसूर नहीं था, किसी और का कसूर नहीं, किसी ने रेजिस्ट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। तो यू नेवर नो। बहरहाल फिर अगेन ये ओवर थिंकिंग है। अगला जो चीज हम जा रहे हैं बात करने के लिए वो है बैकग्राउंड assumptions are usually unnoticed. They rely on shared knowledge about how the world works. Argument fail if key background assumptions are false. और से पढ़िए इसको, क्योंकि आगे इसी के बारे में एक्सरसाइज है, शेयर्ड नॉलेज। अगर आप शेयर्ड नॉलेज नहीं रखते और आपने कोई बहुत ही ऐसी फिलोसॉफिकल किस्म की बात कर दी किसी ऐसे शख्स के सामने, उसको आपकी बात समझ ही नहीं आई, या आप इल्म आपा पुरानी ताज़ा की ताज़ा बात की। तजर्बा कर चुके हैं। यू जी यू जी, नो दैट ताज़ा ताज़ा तजर्बा हो चुके हैं। हाँ, ऐसे ही है। आप रिलीजन की बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के सामने जिनको अलिफ बे नहीं पता और ना इंटरेस्टेड है, तो वो जो चीजें हैं वो ऐसे ही है। उम्मे हमीबा हमारी एक नई मेंबर है, बेचारी ये थीसिस कर रही हैं इसके ऊपर। तो जिन्होंने जो आइडियाज सामने रखे रखे जिन लोगों के सामने, वो बुरी तरह उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके ऊपर ये काम करना चाह रही थी। जस्ट बिकॉज के लोगों के पास वो उतना नॉलेज नहीं है और वो गेन भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ये उस टॉपिक के ऊपर अपना थीसिस लिखेंगी तो जो सुपरवाइजर है, जो जो एक्सटर्नल सुपरवाइजर होंगे, उनको खुद भी बहुत पढ़ना पड़े। तो दैट्स ट्रू। आपकी जितनी मर्जी मेहनत आपने की हो, अगर लोगों को पता नहीं है तो। अब हम बिजनेस में, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने बहुत मुश्किल अंग्रेजी लिखकर भेज दी किसी को लेटर के अंदर, कोई ईमेल में, तो वो रद्दी की टोकरी में जाती। आपको, जो आपका क्लाइंट है, वो ये तो नहीं कहेगा कि मुझे तुम्हारी बात ही नहीं समझ आई, कहेगा उससे कहना है इतनी मुश्किल बातें ये बंदा करता है, इतनी मुश्किल बातें नहीं। इसलिए बिजनेस के अंदर कभी भी मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती, ना ही कॉन्सेप्ट फिलोसॉफिकली बात की जाती, बड़ी सीधी सीधी बात की जाती है। हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू बैकग्राउंड assumption इन ईच आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई बैकग्राउंड assumption, एटलीस्ट टू बैकग्राउंड assumption. The water boils at 100 degrees C, so the experiment will succeed. पहली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और फिर दूसरी, दोनों बताइए। Water boils at 100 degrees C. Is the वाटर इज प्योर। ओके गुड। वाटर के बॉयल होने से ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। सेम। देखिए ना, वाटर इज प्योर, पीछे हमने ये पढ़ी है वैसे। या पीछे एक और भी थी, सेम एल्टीट्यूड एंड और भी थी। That we need water for experiment. फायदा आपकी आवाज नहीं है। Sorry, that we need water for this experiment, like it's a necessity. चलिए अगला देख लेते हैं पहले, फिर इकट्ठी इनको डिस्कशन करेंगे। He pressed the brake so the car slowed down. the brakes are working. ब्रेक्स आर वर्किंग। और कार सेकंड का है, मैकेनिज्म भी ठीक है। ब्रेक से गाड़ी स्लो होती है। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसको कार कार स्लो स्लो डाउन होती करनी है। पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ हुआ है कि कार स्लो करनी। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा, ब्रेक्स की वजह से कार स्लो हो जाती है। या ये गुड पॉइंट है, गुड पॉइंट। अच्छा, ईमेल वाज सेंट सो द क्लाइंट हैज रिसीव्ड इट। हाँ, हमारा इंटरनेट ठीक चल रहा है। ओके गुड।
ऑलराइट। और अगले का भी ठीक ही चल रहा होगा। हाँ, उसने रिसीव कर लिया है। हाँ, चलिए चेक करते हैं उसको। ठीक है। The water is pure at normal atmospheric pressure. ठीक है, पहली assumption आ गई, the equipment is functioning correctly and the procedure is correct. दूसरी assumption, again, brake system is working properly, the car is moving and the road condition allows braking to slow the car. ठीक है, हम assumptions तो बहुत सारी हो सकती हैं, आपने जो बताई है वो भी ठीक है सारी. Email was sent, the client has received it. Email system worked without error. Internet सही चल रहा है, वो भी सही है. Client's inbox is active and able to receive emails. हाँ, बाज़ दफ़ा आपका इनबॉक्स ही बंद होता है, तो आप ईमेल, आपको जितनी मर्जी आपका नेट चल रहा है, आपको ईमेल रिसीव नहीं होती. सही है, ये assumptions आपको निकालनी आनी चाहिए. अगली जो चीज हम बात करेंगे, strength reason. These assumptions strengthen the reason. If the assumption is false, the reason fails to support the conclusion. And many persuasive arguments rely heavily on such assumptions. इसको फिर से पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए अगली एक्सरसाइज इसी के ऊपर. ये पढ़ लिया. अगला देखते हैं हम. Each argument's reason only works if the assumption is true. Identify that assumption. She's healthy because she exercises regularly. Exercise keeps us fit and healthy. Assumption क्या support कर सकती है इसको यहाँ पे? Exercise करनी keeps us healthy. चाहिए. Okay, good. Sales will increase because we lowered prices. Lower prices attract small sales. More customers. Lower prices attract more customers. Yeah. He will win the election because he is popular online. Popularity is the key to. Sorry. In the election. Yeah, popularity is the key to win the election. ये और भी बताइए, ऑनलाइन पॉपुलर होना. टारगेट ऑडियंस का तो नहीं है कि जो ऑनलाइन में उसकी पॉपुलैरिटी है तो वो ये इलेक्ट करेंगे उसे, ये जरूरी तो नहीं है ना. E21 आपका नाम क्या है, बोले ये तो बताए ना. सॉरी सॉरी, आलिया नाम है, मैं एक्चुअली यार आपने C21 अपना नाम क्यों रखा है? वो कम्युनिटी का मैंने जूम बनाया हुआ है ना, तो उससे पे ज्वाइन करता हूँ. C21 है ना मेरी IMS में, दैट्स ऐसे. चाची, he will win the elections because he is popular का तो क्या आप बता रहे थे आप? मैं कह रहा था कि
उसकी पॉपुलैरिटी ऑनलाइन है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्शन में वोट करें वो ऑनलाइन वाले बंदे ही हों, वो टारगेट ऑडियंस शायद डिफरेंट हो। बल्कि आपको अगर इमरान खान का पता है तो कहते थे ऑनलाइन इमरान खान बहुत मशहूर है, लेकिन वो कहते I हैं कि think ऑनलाइन पॉपुलैरिटी अक्सर फेक होती है। जी online election campaigns are important or play a vital role in winning बिल्कुल, आप elections. हर एंगल से इसको देखें ना, ऑनलाइन पॉपुलैरिटी को, इलेक्शन को। ऑनलाइन पॉपुलर होना वाकई विन करवाता है इलेक्शन, क्या Yeah, इलेक्शन। हाँ, उसी एंगल से भी देखें, देखते हैं जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज जनरली लीड्स टू गुड हेल्थ, ये आपका सही था। लोअर प्राइसेस यूजुअली लीड्स टू हाई सेल्स एंड ऑनलाइन पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट्स इनटू रियल वर्ल्ड। व्हाट डज इट? समटाइम इट डजंट। समटाइम्स इमरान खान के मामले में तो खैर इतना ज्यादा नहीं हो सका, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर और मसाइल भी बहुत सारे। अच्छा जी, हमारी अगली है लॉजिकल ब्रिज। इसको फिर अजम्पशन ओवर अजम्पशन कहेंगे, सॉरी। जो हम कह रहे हैं कि एक अजम्पशन बनाई है हमने, सपोर्टिंग अजम्पशन, उसके ऊपर हम अजम्पशन दे रहे हैं कि ये सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हाँ जी, हमने 2 assumptions भी तो लिखी थी, हम 4-5 assumptions बता सकते हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके ओके, मतलब एक अजम्पशन के अंदर से आगे आगे अजम्पशन करना। नहीं, जरूरी नहीं है, आप एक assumptions के अलावा भी assumptions बना सकते हैं ना, इसका ये अगर ये है तो फिर इसका ये मतलब भी होगा, ये भी हाँ हो सकता है जी। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, लेकिन ये देखिएगा कि जो assumptions होती हैं जरूरी नहीं सही। These assumptions act as logical bridge. Without them, the conclusion does not follow from the reason. Okay, many flawed arguments fail at this missing step level. अब हमने लॉजिकल ब्रिज की एक्सरसाइज करनी है जी, ठीक है। मिसिंग assumption यहाँ पे क्या है? Identify missing assumption that connects the reason to conclusion. This phone is expensive, so it must be reliable. Expensive things are Missing हमने reliable, quality उसकी होती है अच्छी। जी, मिसिंग assumption क्या है? क्वालिटी अच्छी है। Okay, आपके ख्याल में एक्सपेंसिव चीजें रिलायबल होती हैं। सॉरी, Okay. मैं कुछ Companies follows ISO standards, so it is trustworthy. ये भी वही है कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स को जो कंपनी फॉलो कर रही है, इसका मतलब है वो ट्रस्टवर्दी है, हमें मजीद सर्च की जरूरत ही नहीं है। assumption ये की जा सकती है कि they don't make their own laws, they just follow already recognized law, that is ISO. So ये स्टैंडर्ड है। जो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अच्छे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ट्रस्टवर्दी होने के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड Yeah, आपको following ISO standards can increase trust. credibility जी। क्राइम इज इंक्रीज सो इमिग्रेशन मस्ट बी द कॉज। ये पिछली वाली एक्सरसाइज ही चल रही है नहीं? ये आपने एग्जाम्पल में समझाई थी। थी हाँ। चलिए इसको फिर ऐसे देख लेते हैं। Expensive products are generally reliable or high quality. Organizations that follow ISO standards are trustworthy, and immigration leads to increase in crime. So no other factor explains the rise. अच्छा जी, अगला जो हमारा आ रहा है ये कौन सी थी? छठी एक्सरसाइज, हमारी 9 एक्सरसाइज है जी। Intermediate conclusion are unstated steps. They are supported by reason and support the final conclusion. Identify them. Clarifies the structure of the complex argument. Intermediate conclusion.
Unstated steps. जो हम कहते हैं ना कि जी दिस लीड्स टू दिस, वो जो दिस लीड्स टू दिस, वो जो दरमियानी चीज आती है वो आपका इंटरमीडिएट कंक्लूजन होता है। हमने इसकी पीछे भी एग्जांपल की थी एक दफा, आई थिंक, कि अगर लोगों को इजाजत दी जाए कि वो बच्चे की सेक्स को चूज करें तो वो अक्सर मेल ही करेंगे। कुछ इस तरह का हमने एक एक्सरसाइज भी पीछे की थी। एक्सरसाइज देखें, दिस यूनिवर्सिटी इज highly ranked so graduates will get good jobs. Unstated intermediate conclusion आइडेंटिफाई करना है हमें। Usually companies hire people who are graduated from highly ranked universities. हाँ, यानी कि अच्छी जॉब हाईली रैंक ग्रेजुएट्स को, हाईली रैंक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटीज को। वालों को मिलती हैं, ठीक है। He has years of experience, so he will manage the project well. एक्सपीरियंस जिसके पास ज्यादा होता है वो चीजें अच्छे से मैनेज कर सकता ये तो assumption नहीं है। इंटरमीडिएट कंक्लूजन बताना है आपने। नहीं, ऊपर वाले का क्या बताया मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। अनस्टेटेड इंटरमीडिएट कंक्लूजन। देखिए मतलब इसका ये है, देखें, चले अभी आप ये कर लें फिर हम दोनों को इकट्ठे डिस्कस करते हैं। Okay. He has years of experience. This will lead him to um, like उसको एक्सपर्टीज बनाने में उसको हेल्प करेगा, तो उसको जो है वो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेज करना आ जाएंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये एक्सपीरियंस का मैनेजमेंट से है। ताल्लुक है ना, गुड प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट। मैनेज करने के लिए इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जरूरी है। जी हाँ, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट ऊपर है, हायर यूनिवर्सिटीज गुड जॉब्स, ये दो चीजें लिंक कर रही हैं आपस में। ये देखिए, graduates of high ranked universities are attractive to employers, ठीक है, ये हमने बात की। years of experience leads to effective project management skills, यानी एक्सपीरियंस को मैनेजमेंट स्किल्स के साथ लिंक कर दिया। ऊपर हाई रैंक यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट्स हैं उनको एम्प्लॉयर यानी अच्छी जॉब्स मिल जाती है, तो उनको एम्प्लॉयर अट्रैक्ट उनकी तरफ होते हैं। आप लम्स के ग्रेजुएट देख लेना, क्योंकि वो लम्स का नाम है, तो इस वजह से उनको जल्दी जॉब मिल जाती है। ओके, और ये assumption से कैसे डिफरेंट है? ये ये भी assumption ही है, इंटरमीडिएट कंक्लूजन है, ये असल में ब्रिज बनाता है ना, हमने ये पढ़ा है ना, ये सारी अनस्टेटेड स्टेप होते हैं। सपोर्ट द रीजन, मजीद ये आपने सपोर्ट किया है रीजन को। क्योंकि मैं तो assumption भी ऐसे ही बना रही थी, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज की कि इसमें और assumption में क्या डिफरेंस हुआ। पे पहले भी हम बेसिकली यही कह रहे। ये जी जी। बेसिकली सारे assumptions ही है ना, हम पढ़ ही assumptions का टॉपिक रहे, अच्छा अच्छा, ये उसी assumption का हिस्सा ही है। ओके, सारी चीजें ठीक है। assumption का, आज हमारा टॉपिक ही assumption है। ठीक है ठीक है। जी। ओके, अच्छा जी, अगला है हमारा ओवर जनरलाइजेशन। वीक assumptions often rely on over generalization, ठीक है, they ignore alternative explanation. Identifying weak assumption is a key to critical evaluation. तो ओवर जनरलाइज कर देना, कोई अल्टरनेटिव ना देना, एक आपने assumption बनाई, उसके बाद दूसरी जो चीजें हैं वो आपने इग्नोर कर दी, आपके पास और कोई assumption ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो वो आपके आर्गुमेंट को वीक कर देती है, ठीक है। इग्नोर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, इवैल्यूएशन में ये यूज होती है। पहला आ गया, शी वेयर्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स सो शी मस्ट बी रिच।
Identify the assumption and state whether it is strong or weak. वीक है इसकी ये। assumption इसकी assumption ये हो सकती है कि जो ये expensive बताएं कि स्ट्रांग है कि वीक है। इसकी assumption ये बन रही है कि जिसके पास एक्सपेंसिव क्लॉथ्स होते हैं वो अमीर ही होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बन रही है। अच्छा, आपके ख्याल में स्ट्रांग है। he failed the exam so he didn't study. assumption क्या होगी? जो स्टडी नहीं करता वो फेल हो जाता है एग्जाम में। गुड जैद। और इसकी स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है। Natural medicines are safe because they are natural. assumption क्या बनी? जो नेचुरल जो मेडिसिन होती हैं वो सेफ होती हैं, लेकिन ये तो वीक है। ये वीक है। सारे ही वीक है जी। ठीक है। people who wear expensive clothes are wealthy. ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी गरीब लोग भी बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनते हैं। डिपेंड्स। he failed exam so he didn't study. जरूरी नहीं है कि फेलियर की वजह पढ़ना ना हो, कुछ और वजह भी हो सकती है। फॉर so एग्जांपल failing the exam the person did not study. failing the exam people did not study. रीजन कुछ और भी, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना ये। नेचुरल मेडिसिन आर सेफ बिकॉज everything natural is safe for human use. ये चीज हमने अज्यूम की, मगर ये वीक है। अच्छा, आपने जितने assumptions यहाँ लिखी हैं आप लोगों ने भी यही assumptions दी है ना, तो ये सारी वीक assumptions है। नहीं, ये जो स्टडी वाली है 8.2 ये वीक कैसे हो सकती है? Failing an exam means the person did not study. अगर आपने ये assume किया ना तो ये वीक आर्ग्यूमेंट है, वीक assumption है। और ये हम किस बेसिस पे वीक और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? देखिए इसके ना रीजंस और भी हो सकते हैं ना। assumption, आप ये सिर्फ यही assumption क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था, ये तो बायसनेस है आपकी, क्योंकि उसके फेलियर की और रीजंस भी हो सकती हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी आर्गुमेंट में अगर कोई फैक्ट्स दिए होंगे फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है या ओके, क्योंकि अदरवाइज तो फिर कितनी भी assumptions तो खत्म ही नहीं हो सकती ना। जी जी। तो वो फिर इस तरह के जो भी आएंगे वो वीक कहते हैं होंगे। ना, आपने क्या अज्यूम किया, हमने तो बाकी चीजों को इग्नोर लगा देना ना। आपने क्या अज्यूम किया, हम उस assumption को लेके चलेंगे। अगर आपने यही अज्यूम किया है तो फिर ये आपकी जो है ना इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ठीक है। अगर एक मिस मेरा क्वेश्चन है, कंक्लूजन नहीं बताएगा कि assumption थी या फिर स्ट्रॉन्ग थी? एक मिनट, जैद आप कुछ कह रहे थे। उमेर भी भाई एक मिनट रुकिएगा। जैद आप कुछ कह रहे थे। मिस जिस तरह भी आपने कहा कि हम अगर एक ही ऑप्शन को कंसिडर करें और बाकी सबको इग्नोर कर दें, लेकिन अगर एक ऐसा केस हो जिसमें ऑप्शन ही एक हो, ठीक है, फैक्टर ही एक हो जो मतलब, तो फिर हम उस केस में हम क्या कहेंगे, वीक कहेंगे एजम्पशन को या स्ट्रांग कहेंगे? देखिए, अगर सो ही डिड नॉट स्टडी, हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया ना कि वो एग्जाम में फेल हुआ है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है। assumptions जो है ना वो आपको स्टेटमेंट में तो नजर नहीं आनी ना। और रीजन भी हो सकते हैं, जिस तरह कि आप तो अपीयर ही ना हुआ हो एग्जाम में, जिसकी वजह से वो फेल अब हो गया हो, हाँ जी, और ऐसे ही। इस तरह की। नहीं, ये ठीक हो गया ना, इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट भी तो हो सकती है जिसके पीछे एक ही फैक्टर हो ना, जिसकी वजह से वो जो भी चीज कॉज हो डाल रही है, ठीक दीजिए। है। सो नहीं, मेरे जहन में तो अभी आ रही नहीं है, लेकिन हो सकती होगी ना। पहले सोचे ना उसको, फिर उसके मुताबिक डिस्कशन करेंगे। कह ठीक रहे है, हैं, ठीक है। अगली क्लास पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक। ठीक है जी। उम्मे ओके, हबीबा, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मैं ये कह रही थी कि ये अब उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही नहीं पता चलेगा assumption उसको सारे केस को कि ये assumptions वीक थी या स्ट्रॉन्ग थी? हमने हमने ये हमने पहले से पहले स्टडी किया है ना कि अगर हम assumption गलत, हमें assumption क्यों देखनी होती है, assumption हमें बनानी होती है इवैल्यूएशन के लिए। ये जो
कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं ये सही है भी कि नहीं, इसकी इवेल्युएशन कर रहे हैं आप assumptions के ऊपर। assumption ड्रॉ करके ना उससे तो आप इवेल्युएट कर रहे हैं उसको। स्ट्रॉन्ग और वीक कहने की वजह ये है कि आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी वो उसने पढ़ा ही नहीं था इसलिए वो फेल हो गया। नहीं भाई, ये सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकती ना उसकी, ना फेल होने की और बहुत सारी वजूहत हो सकती। इसलिए ये आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है ना ये गलत है, ये वीक है। हो सकता है दिस कुड बी वन रीजन, बस दिस हो सकता है वो बीमार हो। सो इस तरह की बात है। अजम्पशन इवेल्युएट करवाता है आपको कि ये जो पीछे आर्ग्यूमेंट आप देख के आए हैं ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हालांकि देखिए ना, आर्ग्यूमेंट पूरा बड़ा अच्छा है, उसके अंदर कंक्लूजन भी है, उसके अंदर रीजन भी है पूरा। ही फेल्ड इन एग्जाम कॉमा सो ही डिडंट स्टडी, सो ही डिडंट स्टडी। तो ये हमारे पास कंक्लूजन भी है इसके अंदर और प्रेमिस भी सेट किया हुआ है। लेकिन क्या ये अजम्पशन इससे ये निकल रही है कि अच्छा ना पढ़ा जाए तो उसका मतलब है बंदा फेल हो जाता है, यानी कि नहीं पढ़ा तो इसलिए फेल हो गया? नहीं, मतलब फेल होने के तो और भी वजूहत हो सकती है। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यूएशन करनी है assumptions ड्रॉ करके। ठीक है, अच्छा अगला जो हमारे पास आ रहा है ये मिक्स प्रैक्टिस है। ठीक है, आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज। कंक्लूजन बताएं, assumption भी बताएं। ऑनलाइन एजुकेशन इज इनइफेक्टिव बिकॉज स्टूडेंट्स आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड। कंक्लूजन क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन इज इनफेक्टिव बिकॉज आ गया ना रीजन का इंडिकेटर। ओके गुड। तो स्टूडेंट्स आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड, ये रीजन हो गई। और असम्पशन हमारी यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन उसको नहीं परसू करना चाहिए या फिर फिजिकल को प्रेफर करनी चाहिए। फिजिकल जो ओके ठीक है, फिजिकल जो क्लासेस हैं या फिजिकल जो एजुकेशन है वो डिस्ट्रैक्शन, उसमें डिस्ट्रैक्शन कम होती है, ये कम होती है ठीक जी। है। अच्छा, दिस पॉलिसी विल रिड्यूस पॉवर्टी बिकॉज इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट। अब पॉवर्टी गुर्बत को कहते हैं जी। दिस पॉलिसी विल रिड्यूस पॉवर्टी बिकॉज इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट। Because it increases employment is the reason. जी जी, very And good. the final is conclusion. So assumption is whatever the policy is good या effective. अच्छा, इसका मतलब है assumption ये है कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से प्योरिटी कम हो जाएगी। ओके, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से पॉवर्टी कम होती है एकदम से। गुड गुड गुड। ओके, सो हमारे पास वो बाकी रीजंस तो आपने सही निकाल ली माशाल्लाह। अब हम इतने इस काबिल हो गए हैं कि हम एक स्टेटमेंट पढ़ के उसके अंदर रीजन कंक्लूजन निकाल लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि आर्ग्यूमेंट है भी या नहीं। ठीक है, और अब हम assumptions की भी इस बार हमने माशाल्लाह काफी प्रैक्टिस की है। ऑनलाइन एजुकेशन इज इफेक्टिव हमारे पास आ गया, स्टूडेंट्स आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड। सो इसका मतलब है स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन मेक्स ऑनलाइन एजुकेशन इनइफेक्टिव, ये भी हो सकता है। या हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं जो कि हमें बेसिकली नहीं करना चाहिए, ताकि फिजिकल जो होती हैं वो, क्योंकि वो हमारे पास जितने जो वर्ड्स अवेलेबल होते हैं उसी के अंदर से हम assumption निकालते हैं। स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन मेक्स ऑनलाइन एजुकेशन इनइफेक्टिव। तो the policy will reduce poverty because it increases employment. The policy reduces poverty and the policy increases employment. Increasing employment reduces poverty. ये सही पहुंचे थे आप। ठीक है, सो आज का हमारा बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसकी रिवीजन भी होगी। प्लीज आप में से मैं चाहूंगी कि आलियान और बिलाल जो है ना अगली दफा रिवीजन करवाएं। आपको स्लाइड्स मिल गई हुई हैं, आगे जितनी चीजें हैं आप मजीद उसकी एक्सरसाइजेस बनाएं और आप दोनों जो है ना इसकी रिवीजन करवाएं, जहाँ शुरू से एंड तक करानी है, सिर्फ इसी लेसन की नहीं करानी। और आपके पास काफी ज्यादा कंटेंट जो है वो भी स्लाइड्स में भी आ गया है। कैन यू डू दैट आलियान एंड बिलाल? मेरा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू डू इट दिस वीक इंशाल्लाह। सॉरी फॉर दैट।
नो नॉट अ प्रॉब्लम। अब बिलाल। खामोशी। assumption क्या होनी चाहिए खामोशी की? इंटरनेट इनका खराब होगा या चलेगी होंगे। पाना चाह रहे हैं सीधी assumption। ये जैद से कराएं, जैद का भी क्लियर हो जाएगा सारा। नहीं, क्या होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। जैद अगर ये जेंटलमैन को दिया है इन्होंने, नहीं किया। हाजरा, कैन यू डू दैट? Sorry. हाजरा, आज रिवीजन क्लास में थी आप? Yeah, I got the last part of it. अच्छा, गुड। कैन यू हेल्प अस डू द रिवीजन इन द नेक्स्ट क्लास? No, this week is like difficult. I'm quite busy this week. Inshallah, next week I can. चलें जी, कौन वॉलंटियर करेगा? जैद है, यासिर है। मैं वॉलेंटियर तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता मुझे आता ही ना हो, फिर मुझे कौन रिवाइज कराएगा। शाबाश, गुड। महवेश, सेशंस रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मैं सुन लूंगा। हाँ, मेरे से हेल्प ले लेना अगर कोई ज़रूरत हो, मैं हेल्प कर दूंगा। हाँ, स्लाइड्स एक वगैरह भी दूसरे की मौजूद हेल्प हैं। कर सकते हैं। स्लाइड्स वगैरह भी सब आई हुई हैं आपके पास, और सारा इन्फॉर्मेशन है। आपने छोटी छोटी दो दो तीन तीन एक दो आपने जुमला करवाना होता है एक्सरसाइजेस के अंदर, जैसे आज करवाया है मुनज़्ज़ा ने। मुनज़्ज़ा से हेल्प ले लीजिएगा, ग्रुप में है सारी। आप ग्रुप में पूछते जाएं कि मुझे इसकी एक्सरसाइज बनानी है, कोई हेल्प कर दे। ठीक है। ठीक है, और ये डे मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसको लिख लूँ। सैटरडे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है हमारे पास, वैसे अब वो है तो नहीं है नायाब, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी, अगर कोई कर दे कि क्या इस क्लास का टाइम हम 3 बजे कर दें, क्योंकि एग्जैक्टली वो टाइम होता है जिस वक्त ना सब खाना खाने बैठते हैं और मैं आपकी क्लास शुरू कर देती हूँ। मसला ये हो रहा नहीं, नमाज वो आगे पीछे हो जाएंगी। है। 3 क्या आ बजे जाएगा? अगर करेंगे दरमियान में सर आ जाएगी। सर आ जाएगी। या हम्म, चलें, आपकी बात भी वैलिड है। ये 2:30 बजे कर लो यार, थोड़ा सा ही आगे कर लो। अभी आज मुनज़्ज़ा आपने बहुत लंबी करवाया आज रिवीजन वगैरह। खैर, हम शुरू में मेरी बातचीत भी चल रही थी, लेकिन ये है कि इसको छोटा रखें, इतना कम। हमने सारे टॉपिक्स ए ए से जेड तक करना होता है, जहाँ मतलब शुरू से एंड तक जितनी चीजें हैं वो आपने रिवीजन करवानी होती है, ताकि सबको तमाम चीजें याद आ जाए कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है। और एक एक दो दो जुमले की एक्सरसाइजेस भी हैं। सो मुनज़्ज़ा से जरूर हेल्प लीजिएगा, उन्होंने बहुत अच्छी करवाई आज भी। ठीक है। और आप सबकी बारी आएगी, अब भागिएगा नहीं प्लीज। सबने बनानी है अपनी स्लाइड वगैरह। इस अगली दफा तो जैद करवा रहे हैं इंशाल्लाह। जैद इंशाल्लाह। भाग तो नहीं जाएंगे ना? इंशाल्लाह। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैंने लिख लिया अपने पास। फुल कोशिश करूंगा, लेकिन मैं 3 बार इंशाल्लाह कह रहा हूँ अपनी तरफ से। इंशाल्लाह का मतलब? अल्लाह ने चाहा ना, मतलब मैं अपने अल्लाह, जब अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं, तो मैंने तो अपनी तरफ से इरादा पूरा कर लिया है। ठीक है, सो अब अल्लाह की मदद की देर है। अगर कोई मसला आता है तो आपने मैं पहले बता देना है, फिर मैं मुनज़्ज़ा से रिक्वेस्ट कर दूंगी। आप वक्त से पहले बता दीजिएगा, ये ना हो कि आप उनको लाइन टाइप के कहें कि वो मैडम नहीं हो सकता। सही। कोई ठीक भी है। नहीं, अगर जैद ना कर सका तो मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। तो मैं एज अ बैकअप मैं कर लेता हूँ इंशाल्लाह। गुड, थैंक यू सो मच आलियान, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर चलते हैं। अब 4 बज गए। मिस, वो जो राइटिंग का सेशन था आपका, राइटिंग स्किल, वो कितने सेशन हुए हैं, और हम मतलब किस, जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो हम किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जैद, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। आपने अलजसर के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो ज़्यादा डिटेल आई थी, क्योंकि वो मैंने स्लो पेस पे करवाया था। जो हमारे सोर्स कोड के लेक्चर्स हैं, सोर्स कोड के स्टूडेंट्स ने भी किए थे, वो थोड़ी सी स्पीड से किए थे हमने। वो भी यूट्यूब के ऊपर आप मेरा इरम शकूर खान नाम लिखेंगे तो राइटिंग के आपके पास लेक्चर्स आ जाएंगे। अम, जो मेजर बेसिक चीज़ें हैं ना वो मैंने कवर करवा दी थी। अगर उनको फॉलो आप करेंगे तो आप
और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Anytime. जी, और कोई बात? चलिए फिर हम एंड करते हैं। मुनज़्ज़ा, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह ओके आप होस्ट हैं। मैम, ये बंद कैसे होगी? स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दे। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आ रही। आप चलो लेफ्ट आप ना लीव करेंगी मुझे ना, होस्ट हो जाएगा। हम्म अब जब लीव करेंगी तो फिर भी तो हो जाएगा, ऑफ जी। यहाँ पे तो कोई स्टॉप का ऑप्शन आ ही नहीं रहा मेरे पास। आप मुझे होस्ट बनाओ, मैं कुछ करती हूँ। चलिए ठीक है, मैं करती हूँ। हो गया।